मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम का साइड इफेक्ट बिहार और गोवा तक में दिखने लगा है। लेकिन सबसे पहले हम सबसे बड़े सियासी सवाल की बात करेंगे। सवाल यही है कि भले ही बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो बहुमत कैसे साबित करेंगे। येदियुरप्पा के पास 15 दिन का वक्त है, लेकिन 104 विधायकों वाली बीजेपी को वो बहुमत कैसे दिला पाएंगे, ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में फिलहाल 222 विधायक चुने गए हैं, इसीलिए बहुमत के लिए 112 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास 104 विधायक है, एक निर्दलीय और एक केपीजेपी का विधायक को जोड़ लें तो येदियुरप्पा के पास 106 का आंकड़ा हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए कि 12 विधायक बहुमत परीक्षण के वक्त गैर हाजिर रहते हैं, यानी कि एब्सेंट रहते हैं, और चूंकि जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए उनके नाम से एक ही सीट की गिनती होगी, तो ऐसे में सदन का आंकड़ा 209 हो जाएगा और इस सूरत में बहुमत के लिए 105 विधायक चाहिए होंगे और इस तरह से बीजेपी सरकार बचा लेगी। बीजेपी के पास बहुमत साबित करने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें येदियुरप्पा माहिर रहे हैं और इस फॉर्मूले को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। बीजेपी के लिए ऑपरेशन लोटस 2008 में काफी सफल रहा था। तब भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर थी और बहुमत परीक्षण से पहले जेडीएस और कांग्रेस के 6 विधायकों ने सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया था, जिससे सदन में विधायकों की संख्या कम हो गई और येदियुरप्पा ने सरकार बचा ली थी। बाद में ये विधायक बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े थे। माना यह जा रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल हो सकता है। जेडीएस और कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं और जिससे कि बहुमत का आंकड़ा कम हो जाए और येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट पास कर ले। ऐसी भी खबरें हैं कि जेडीएस कांग्रेस के लिंगायत समुदाय के ताल्लुक रखने वाले 12 विधायक गठबंधन से नाराज हैं। इन नाराज विधायकों से येदियुरप्पा को समर्थन मिलने की उम्मीद है। ये बताइए नंबर कितना है येदियुरप्पा साहब, क्योंकि कांग्रेस लगातार क्लेम करे कि उसके पास पूरे नंबर है। शिव कुमार जी ने भी हम लोगों से कहा शिव कुमार से 7 नंबर है तो वो रिसोर्ट में क्यों बैठे हैं? तो कुल कितने नंबर है आपको तो सब पता हो। मैं जरूरी बताती हूँ। अभी हमारे येदियुरप्पा जी ने 120 से ज्यादा नंबर लाएंगे, वो बहुमत साबित करेंगे। अंतिम सवाल शोभा जी, वो आप लोग जो है इस रिसोर्ट से किसी बाहर के रिसोर्ट में लेके जाने की बात चल रही है जेडीएस और कांग्रेस के लीडरों की। ये डेस्परेट कांग्रेस इज डूइंग दिस, दे आर डेस्परेट। उनका कहना है कि बेंगलोर के पास वाले रिसोर्ट में भी खतरा है, इसलिए शायद केरला या कहीं खतरा है। क्या खतरा है? खतरनाक वही है। कौन वो सिद्धरामैया इतना दिन कर्नाटक में थे, वो कर्नाटक के लिए खतरा था। खतरा रिसोर्ट नहीं है। तो ये थी शोभा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार बीजेपी बन रही और 120 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। कैमरामैन निखिल के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, बेंगलुरु। येदियुरप्पा को अगर कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक समर्थन करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उन पर अयोग्यता की तलवार भी लटक सकती है। दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अगर पार्टी के निर्देश के खिलाफ कोई विधायक वोट करता है या फिर वोटिंग से दूर रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। राजनीतिक दल में शामिल होने पर निर्दलीय विधायक भी अयोग्य हो जाएंगे। हालांकि अगर एक पार्टी के 2/3 विधायक दूसरी पार्टी में चले जाएं तो ऐसे में ये सभी विधायक अयोग्य नहीं कहलाएंगे। दल बदल विरोधी कानून के हिसाब से देखें तो अगर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक फ्लोर टेस्ट में येदियुरप्पा सरकार के समर्थन में वोट करते हैं तो वो दल बदल की श्रेणी में आएगा। हालांकि दल बदल कानून के तहत कोई दोषी है या नहीं, इसका फैसला भी विधानसभा के स्पीकर ही करते हैं। उधर कल जेडीएस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारे विधायकों को 100 करोड़ का ऑफर दे रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग का टर्म राजनीति में कहां से आया और कैसे आया, ये भी जान लेते हैं। कहा यह जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयोग साल 1820 के आसपास शुरू हुआ था। घोड़ों के व्यापार के लिए ही सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए जुगाड़ और चालाकी की जाती थी। हॉर्स ट्रेडिंग के तहत अच्छे घोड़ों को एक अस्तबल से खोलकर दूसरी जगह तक बांध दिया जाता था। धीरे धीरे हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल राजनीति में भी होने लगा। बहुमत न होने की स्थिति में हॉर्स ट्रेडिंग का चलन शुरू हुआ। इसके तहत दूसरे दलों के सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए लालच प्रलोभन दिया जाता है। समर्थन करने के
एवज में मंत्री पद से लेकर पैसे तक का ऑफर दिया जाता है। भारत में पहली बार 1967 में हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई, जब हरियाणा के विधायक गयालाल को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही गई थी और उस वक्त गयालाल ने 15 दिनों के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। उधर कांग्रेस और जेडीएस के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। जेडीएस पहले ही कह चुकी है कि उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। कल से ही कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर ईगल्टन रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, तो आज यहां पर जेडीएस के विधायक भी बस से भरकर पहुंच गए। दावा किया ये जा रहा है कि जेडीएस के सभी विधायक एक साथ हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस भी मान रही है कि उसके 2 विधायक रिजॉर्ट में नहीं हैं। इस बीच एक नाटकीय घटनाक्रम में ईगल्टन रिजॉर्ट से सुरक्षा ही हटा ली गई। येदियुरप्पा की सीएम बनते ही यहां से सुरक्षा हटाई जाने लगी। हालांकि अब रिजॉर्ट की सुरक्षा की कमान खुद कांग्रेस और जेडीएस के स्थानीय नेताओं ने संभाली है। उधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की सरकार ने कांग्रेस जेडीएस से कहा है कि वो अपने विधायकों को हमारे यहां लेकर आए, यहां पर उन्हें सुरक्षित ठिकाना दिया जाएगा। इससे पहले आज सुबह 9 बजे बेंगलुरु में बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजभवन के राज्यपाल वजुभाई वाला ने सिर्फ येदियुरप्पा को ही शपथ दिलाई। तीसरी बार येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। अब 15 दिनों के अंदर अंदर येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट के बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। येदियुरप्पा ने शपथ लेने के बाद दावा भी किया कि जल्दी ही बहुमत साबित करके वो दिखा देंगे। शपथ ग्रहण से पहले येदियुरप्पा बेंगलुरु में एक मंदिर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। शपथ ग्रहण के बाद येदियुरप्पा विधानसभा पहुंचे, जहां पर प्रवेश करने से पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने उस वाकये की याद दिला दी जब प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे थे तो उन्होंने झुककर नमन इसे किया था। शाम होते होते येदियुरप्पा बेंगलुरु से तुमकुर पहुंच गए। यहां पर वो लिंगायतों के प्रमुख सिद्धगंगा मठ में पहुंचे और मठ के प्रमुख स्वामी शिव कुमार का झुककर आशीर्वाद दिया। आज शपथ ग्रहण के दौरान येदियुरप्पा ने हरे रंग की शॉल ओढ़ी थी। दरअसल येदियुरप्पा ने किसानों के प्रति कमिटमेंट दिखाने के लिए हरी शॉल को ओढ़ के रखा। येदियुरप्पा ने किसानों को साक्षी मानकर भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद जब येदियुरप्पा विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। एक्शन में आए येदियुरप्पा ने 4 आईपीएस अफसरों को भी हटा दिया। I am sure of winning the vote of confidence, and I am going to complete 5 years term. एक तरफ येदियुरप्पा ने शपथ ली तो दूसरी तरफ इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस के विधायक कर्नाटक विधानसभा के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। 116 सीटों वाले बीजेपी जेडीएस गठबंधन की जगह 104 सीटों वाली बीजेपी को पहले सरकार बनाने का न्यौता देने को असंवैधानिक फैसला बताते हुए कांग्रेस जेडीएस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पहले कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन शुरू किया। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों को रिजॉर्ट से बस में भरकर लाया गया था। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच ही जेडीएस के विधायक भी धरना स्थल पर पहुंच गए। जेडीएस के चीफ और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा भी धरने पर बैठे। साथ ही एचडी कुमारस्वामी भी यहां पर पहुंचे। कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत समेत तमाम विधायक जो थे, हालांकि विधायकों की गिनती में भी अभी बताया जा रहा है कि कुल 68 विधायक आए हैं। बाद में 2 निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के विधायकों के साथ यहां धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और तकरीबन उसके 1-1.5 घंटे बाद जो है यहां पर जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और तमाम उनके जो विधायक थे, हालांकि उनका बताया जा रहा है कि उनके जो है 36 के 36 विधायक आए। हालांकि हेड काउंट करना यहां मुश्किल था, भीड़ काफी थी, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष ने यहां किया। तो इसलिए अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कानूनी लड़ाई नहीं चल रही है। राजनीतिक ड्रामा भी अभी बेंगलुरु में कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कैमरामैन निखिल के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस ने न सिर्फ बेंगलुरु और कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुंबई, पटना, भोपाल समेत कई राज्यों की राजधानी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। कल भी कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने आज एक पत्र सभी प्रदेश अध्यक्षों को लिखा है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक में असंवैधानिक तरीके से सरकार बनी है, जिसके विरोध में 18 मई को प्रदेश के राजधानी और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करें।
उधर येदियुरप्पा की ताजपोशी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला और कहा कि कर्नाटक में संविधान की हत्या हुई है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी के अरुण सिंह ने पलटवार किया और कहा कि जब कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की बैकडोर एंट्री नहीं हो पाई तो राहुल ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। आपने कर्नाटक में देखा, एमएलए एक तरफ खड़े हैं और गवर्नर दूसरी तरफ खड़े हैं। और आप जानते हो कोशिश क्या है? जेडीएस के नेता ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए उनके एमएलए को ऑफर किया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, उनको सत्य दिखता नहीं, वो सत्य से परे हैं। जब उनकी हार बुरी तरीके से यहाँ पे हो चुकी है कर्नाटक में, उसके बाद बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं, ये कहाँ की बात है? प्लस उनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, गवर्नर पे विश्वास है नहीं, यहाँ तो देश की जनता पे भी उनका विश्वास नहीं है। इस प्रकार की बातें करना हास्यास्पद ही है। कर्नाटक में बगैर बहुमत के येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर घेरा तो जवाब देने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उतर गए और इसके बाद दोनों के बीच में ट्विटर पर वॉर छिड़ गया। सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण से ठीक 46 मिनट पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल ने लिखा, बीजेपी आज अपनी खोखली जीत का जश्न मना रही होगी तो भारत लोकतंत्र की हार का शोक मना रहा होगा। राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी का तिल मिलाना लाजमी था, लेकिन पलटवार के लिए मोर्चा सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संभाला और जवाब भी उसी ट्विटर के प्लेटफॉर्म से दिया जिसके जरिए राहुल ने निशाना साधा था। शाह ने राहुल के ट्वीट के ठीक 1.25 घंटे बाद निशाना साधा और लिखा, लोकतंत्र की हत्या तो उसी पल हो गई जब कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मौका परस्ती का गठबंधन किया। ये गठबंधन कर्नाटक के विकास के लिए नहीं बल्कि सियासी फायदे के लिए किया गया है। ये शर्मनाक है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं है। डरावना आपातकाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, कोर्ट, मीडिया और सिविल सोसाइटी को कमतर करना राहुल गांधी की पार्टी की विरासत है। राहुल पर अमित शाह के ट्वीट के बाद पलटवार करने की बारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने कहा कि शाह हमें इतिहास न याद दिलाएं। अमित शाह जी और बीजेपी की दोहरी जबान है, दोहरे मापदंड हैं। उनसे कोई नसीहत की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं प्रजातंत्र के बारे में। अमित शाह जी इतिहास के बारे में अनभिज्ञ हैं, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। उधर अमित शाह ने जैसे ही राहुल के खिलाफ ट्वीट वॉर छेड़ा, बीजेपी के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री तक कांग्रेस अध्यक्ष पर जोर शोर से हमला बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का रहा है। इमरजेंसी किसने लगाई? बार बार सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? भाजपा की कई सरकारों को गैर संवैधानिक रूप से किसने डिसमिस किया? ये सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहते लोकतंत्र ने जितना खतरा सहा और बावजूद उसके अपने आप को बरकरार रखा, क्योंकि इस देश का जो मिजाज है, टेम्परामेंट है, वही लोकतांत्रिक है और इसी के करके लोकतंत्र बचा। आज कर्नाटक को लेकर जिस तरह से देश की दो बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा, उससे साफ है कि ये संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने वाले यशवंत सिन्हा ने दिल्ली के विजय चौक पर कर्नाटक मुद्दे को लेकर धरना दिया। इस धरने में आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों के नेता भी थे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या। राज्यपाल के पास गए, उन्होंने चिट्ठी दी कि हम दोनों इकट्ठे हैं, हमारे पास ये बहुमत है। राज्यपाल ने उसको नजरअंदाज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 8 विधायक कम हैं, उनको बुला लिया है और शपथ दिला दी है।
अब कर्नाटक की जो स्थिति है, कर्नाटक में अब कोई छोटे दल नहीं बचे हैं, कर्नाटक में कोई स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं बचा है। कर्नाटक में अगर भाजपा को बहुमत साबित करना होगा तो या तो जेडीएस से या कांग्रेस पार्टी से उसको विधायक तोड़ने पड़ेंगे। भले ही येदियुरप्पा की ताजपोशी हो गई हो और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त मिल गया हो, लेकिन कल का दिन उनके लिए बेहद अहम है। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है, जहां पर बीजेपी को अपने बहुमत का आंकड़ा दिखाना होगा। कल देर रात कांग्रेस जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन बीजेपी से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी मांग ली, जो येदियुरप्पा ने 15 और 16 मई को राज्यपाल को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी इसलिए मांगी ताकि बीजेपी से समर्थक विधायकों का आंकड़ा और राज्यपाल ने किस आधार पर उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया, ये साफ हो सके। एक तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा का एक और टेस्ट कल सुप्रीम कोर्ट में होगा। कर्नाटक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, तो आज वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की भी इस मामले में एंट्री हो गई। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने के खिलाफ जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने जेठमलानी से कहा कि वो कल उसी पीठ के सामने याचिका दायर करें जो कि कांग्रेस और जेडीएस के याचिका पर सुनवाई कर रही है। अब जेठमलानी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जेठमलानी ने कहा है कि राज्यपाल ने संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के इस फैसले से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। येदियुरप्पा सरकार पर कल सुप्रीम फैसला सुबह 10 बजे से लगातार। इंडिया न्यूज आपको सुप्रीम कोर्ट की घटनाक्रम पर सबसे पहले खबर देगा, सबसे तेज खबर देगा। और अब बात कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम के साइड इफेक्ट की। कर्नाटक में गवर्नर की तरफ से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने के बाद देश भर में सियासी घमासान और बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक की तर्ज पर गोवा में कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कावलेकर सरकार बनाने के लिए कल राज्यपाल के सामने दावा पेश करेंगे। कावलेकर अपनी पार्टी के 16 विधायकों के हस्ताक्षर वाला औपचारिक पत्र लेकर राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलने के लिए जा रहे हैं। उधर ऐसा ही दावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी के मुताबिक वो भी कल अपने विधायकों के साथ गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब गोवा और बिहार के मामले को बारी बारी से समझिए। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। मार्च 2017 में हुए चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने 17 सीटें जीती, सबसे बड़ा दल बनकर सामने आया, लेकिन बहुमत के लिए 4 सीटें और चाहिए थी। दूसरी तरफ बीजेपी को 14 सीटें मिली, लेकिन रातों रात उसे गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इन दोनों दलों के 3-3 विधायक थे। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पाले में आ गए और इस तरह से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता से दूर रह गई। अब वही कांग्रेस कह रही है कि राज्यपाल मृदुला सिन्हा को 12 मार्च 2017 की अपनी गलती सुधारनी चाहिए और जिस तरह से कर्नाटक में सबसे बड़े दल को सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता मिला है, वैसे ही गोवा में भी होना चाहिए। पार्टी का दावा यह है कि बहुमत का टेस्ट फ्लोर पर हो और इसके लिए समय दिया जाए। कमोबेश यही हालत बिहार में भी है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243। 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस से मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा। इसमें लालू की आरजेडी को 80 सीटें मिली, जबकि नीतीश की जेडीयू को 71 सीटें मिली, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 53 सीटें मिली और उसके सहयोगी दलों जिसमें रामविलास पासवान की एलजेपी को 2 और उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी को 2 सीटें मिली। तब एनडीए में शामिल जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली। 27 जुलाई 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के सहयोग से दोबारा से सरकार बना ली, जबकि आरजेडी तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तेजस्वी यादव जो कि नीतीश के साथ डिप्टी सीएम थे, वो अब कर्नाटक का हवाला देकर बिहार में भी आरजेडी को सरकार के लिए मौका मांग रहे हैं। कि बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक प्री पोल अलायंस हम लोग सबसे बड़े हैं। उस आधार पर हम लोगों को मौका मिलना चाहिए जिस प्रकार से येदियुरप्पा जी का ओथ कराया गया।
एक बार फिर बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। यहां पर जन स्वराज सम्मेलन में पंचायती प्रतिनिधियों को राहुल ने संबोधित किया, लेकिन निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार थी। राहुल ने यहां तक कह दिया कि देश की मौजूदा हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो तानाशाही और पाकिस्तान में ही होता रहा है। राहुल के इस बयान पर पलटवार करने के लिए बीजेपी की पूरी फौज सामने आ गई। आइए सुनाते हैं कि राहुल ने क्या कुछ कहा और उस पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। शायद ये पहली बार किसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में हुआ है। डिक्टेटरशिप्स में जरूर होता है, पाकिस्तान में हुआ। देखिए, जिस किस्म का एक्सपीरियंस राहुल गांधी जी के परिवार को है, उनको शायद हर जगह ऐसा ही दिखाई देता है। तो जो कुछ हो रहा है वो संवैधानिक रूप से हो रहा है। थोड़ा संविधान का ज्ञान प्राप्त कर लें, सरकारिया कमीशन पढ़ लें, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ लें, गवर्नर के अधिकार को पढ़ लें, तो शायद इस तरीके की बेबयानी से बच सकते हैं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। पंजाब में किसानों की बदहाली और खुदकुशी के लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर सूबे की सरकार बेहद चिंतित है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वो किसानों के बिगड़ते हालात को देखते हुए एक मुश्त कर्ज माफी करने की अपील करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की रोजी रोटी और उनकी जिंदगी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक उनकी सरकार ने फैसला किया है कि छोटे किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा। इससे करीब 8,75,000 किसानों को राहत मिलेगी। सीएम के मुताबिक अभी तक करीब 2 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना यह है कि किसानों की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से मदद बेहद जरूरी है। पंजाब सरकार का कहना है कि इसके लिए केंद्र को किसानों का सारा कर्ज एक मुश्त माफ करना चाहिए। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आत्मघाती सीज फायर।